हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है समाजवाद एवं साम्यवाद का चैप्टर का सेकेंड जो है हमारा हिस्ट्री का, उसके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपसे इस चैप्टर में पूछ सकते हैं। तो हम ये दोनों को आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। अगर हमारा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का वेट कर लेता हूँ जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था इस चैप्टर के टोटल सब्जेक्टिव, मतलब इस चैप्टर के बारे में पढ़े थे और पूरी जानकारी लिए थे इससे पहले में। और हमको इस चैप्टर को ख़त्म करने में टोटल 3 पार्ट लगा था। अगर आप लोग कोई भी पार्ट को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है आपको पूरे चैप्टर की पढ़ाई कराई गई है। और हम यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसके समाजवाद एवं साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला हम क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस चैप्टर के। तो ये सभी एग्जाम क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाएंगे अभी, वो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके सिलेबस के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, सभी से सब्सक्राइब करने के लिए बस बोल दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेके आ रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि कल इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यू आ जाएगा कल आप लोगों के कारण। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ये आपका एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला है। आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर 3 सेकेंड आप लोगों को टाइम देते हैं, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग इसका आंसर अवश्य देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ए में ऑप्शन है 1861 में, बी में है 1862 में, सी है दोस्तों 1863 और डी है 1864। तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर दें कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। ये मैंने आप लोगों को क्लास के दौरान बताया था। अगर नहीं बताया तो आप लोग अभी याद कर लेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। उसके दोस्तों सेकेंड है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है दोस्तों इंग्लैंड, बी है दोस्तों जर्मनी, सी है दोस्तों इटली और डी है रूस। तो आप लोग बताइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। अगर आप लोग हमारे क्लास को टोटल अटेंड किए होंगे तो यहाँ के सभी ऑब्जेक्टिव आपको बनेंगे। अगर नहीं अटेंड किए होंगे तो नहीं बनेंगे। अगर बन रहे हैं तो आप लोग सभी जिसे बन रहे हैं वो लोग अपना अपना कॉमेंट अवश्य करें, क्योंकि ये सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। तो हम यहाँ देखें पहला क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत ए नंबर 1861 ईस्वी में हुआ था और कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर है, रूस में जार का अर्थ होता है क्या? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जो दोस्तों जार किसको कहते थे? ए में है दोस्तों पीने का बर्तन, बी में है दोस्तों रूस का सम्राट, सी है दोस्तों रूस का सामंत और डी है पानी रखने का बर्तन। तो जर्मनी में दोस्तों जार का अर्थ क्या होता था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी इसका आंसर दें कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ कि आप लोग क्या आंसर देते हैं और मैं आपको अभी रिप्लाई भी करूँगा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को ही हम लोग वहाँ का जार कहते थे। रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। तो कोई भी आंसर, इसका सभी आंसर स्टूडेंट्स का आंसर बी नंबर होगा। आप लोग अच्छे से ध्यान से सुने, इसका सही आंसर बी नंबर होगा। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा भी है, तो आप लोगों से इस क्वेश्चन को गलती नहीं होना चाहिए।
अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। क्या है दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ए में दोस्तों 1921 ईस्वी में, बी है दोस्तों 1922, सी है 1923 और डी है हमारा 1924। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। आप लोग इसका आंसर जल्दी से दें। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा सही आंसर, डी नंबर 1924 ईस्वी में। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में। तो यहाँ हमारा रूस के सम्राट को हम रूस का जार कहते थे और लेनिन की मृत्यु जो है सन 1924 ईस्वी में हुई थी। ये सभी मैंने क्लास के दौरान में आप लोगों को बताया है। चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है लाल सेना का गठन किसने किया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, लाल सेना का गठन किसने किया था। ए में दोस्तों कार्ल मार्क्स, बी है दोस्तों स्टालिन, सी है ट्रॉट्स्की और डी है केरोसिकी। तो आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आप लोग 3 सेकंड के अंदर में जल्दी जल्दी अपना कमेंट करें। तो लाल सेना का गठन जो है ट्रॉट्स्की, सी नंबर इसका आंसर होगा। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रॉट्स्की। तो इसका सही आंसर हो गया सी नंबर। ये मैंने नहीं बताया था आप लोगों को क्लास के दौरान। उसका 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ये भी आपसे बार बार एग्जाम में पूछा है। तो टोटल हम 18 क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अभी आप लोग यहाँ अभी ऑब्जेक्टिव देखिए आप लोग। तो हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ए में है लुई वर्ला, बी है संत साइमन, सी है दोस्तों कार्ल मार्क्स और डी है हमारा रॉबर्ट ऑर्बन। तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका आंसर होगा सी नंबर कार्ल मार्क्स। यूरोपियन समाजवादी जो है वो कार्ल मार्क्स नहीं था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का अभी तक मैं सभी क्वेश्चन का आंसर सही जा रहा होगा और आप लोग जो हैं अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अगर आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहे तो आप लोगों की नंबर भी बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छा रहेगी इस ईयर। उसके दोस्तों हम 7th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। दोस्तों साम्यवादी जो शासन था उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ए है रूस, बी है दोस्तों जापान, सी है दोस्तों चीन और डी है क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का जो है वह पहला प्रयोग कहाँ किया गया था और वह कहाँ हुआ था। आप लोग इसका जल्दी से आंसर दें। मैं आप लोगों को 3 सेकेंड वेट करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर रूस। इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन किए हैं तो आप लोग हमारे क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं वो क्लास को अंत तक बने रहे क्योंकि आप लोगों का आज क्लास 8:30 बजे तक तो नहीं चलेगा, थोड़ा कम ही चलेगा। तो आप सभी लोग पूरे क्लास को अटेंड करें और आप पूरे क्वेश्चन का आंसर सही दें। उसके बाद वार एंड पीस किसकी रचना थी। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना थी। ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है टॉलस्टॉय, सी है दोस्तोयेव्स्की और डी है हमारा एंजल्स। तो वार एंड पीस किसकी रचना थी। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो वार एंड पीस की जो है पीस, वार एंड पीस जो है टॉलस्टॉय की रचना थी। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा सही आंसर, बी नंबर। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था और वार एंड पीस की जो रचना है वो टॉलस्टॉय ने की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ए में है दोस्तों फरवरी 1917, बी है दोस्तों हमारा नवंबर 1917, सी है दोस्तों हमारा अप्रैल 1917 और डी है हमारा 1905। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा नवंबर 1917 ईस्वी में। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, बी नंबर। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं ब्रेस्टविक की संधि किन देशों के बीच हुई थी। क्या है दोस्तों, ब्रेस्ट लिवेस्टक की संधि किस देशों के बीच हुई थी। ए में है रूस और इटली, बी है दोस्तों रूस और फ्रांस,
सी है दोस्तों हमारा रूस और इंग्लैंड, और डी है हमारा रूस और जर्मनी। तो आप लोग सही से आंसर इसका जल्दी से आंसर दे कि संधि किन देशों के बीच हुई थी। आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, रूस और जर्मनी के बीच। बोल्शेविक की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और हमारा 11वें नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा 11वें नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ए है दोस्तों हमारा 1861, बी है दोस्तों हमारा 1862, सी है दोस्तों हमारा 1860 और डी है हमारा 1870। तो आप सभी लोग इसका आंसर दें कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में। आप सभी आंसर सही दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 12th नंबर, हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। हमारा 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। ए में है दोस्तों 9 जनवरी 1905, बी है दोस्तों हमारा 1818 और सी है 5 मई 1820 और डी है हमारा 5 मई 1821। तो आप लोग सही से इसका आंसर बताएं कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो खूनी रविवार की घटना जो है वो 9 जनवरी 1905 को। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। आप लोग ए नंबर को टिक कर लेंगे। इसमें कुछ गड़बड़ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हम लोगों से हो गई थी। तो इसका सही आंसर आप लोग ए कर लेंगे। खूनी रविवार की घटना जो है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, मेरे जैसे आप लोग सुधार कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद। क्या है दोस्तों क्वेश्चन 30 नंबर हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद जो है उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ए में है रॉबर्ट आर्वन, बी है दोस्तों कार्ल मार्क्स, सी है दोस्तों लुई ब्लॉक और डी है हमारा सेंट साइमन। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो है अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कार्ल मार्क्स। क्या होगा इसका सही आंसर? बी नंबर। इसका आंसर आप लोग सही कर लेंगे, बी नंबर। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वह कार्ल मार्क्स ने किया था। ये सभी मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। आप लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसका देख रहे हैं और सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10th के स्टूडेंट का साथ शेयर करेंगे। उसका दोस्तों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल के प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। हमारा क्या है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल जो है ये भी आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से दें कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ए में दोस्तों 1848, बी है दोस्तों 1864, सी है दोस्तों हमारा 1867 और डी है हमारा 1883। तो आप लोग इसका आंसर दें कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो उसका सही आंसर होगा 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। चलिए हम आगे देखते हैं और हमारा अब 15 नंबर क्वेश्चन की और बढ़ चुके हैं और हमारा 4 ऑब्जेक्टिव और बचा है। तो आप लोग का मैंने जैसे 14 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग सभी का आंसर मैक्सिमम जान ही रहे होंगे और सभी आपका आंसर सही ही हो रहा है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी देते जाए। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति डैश ईस्वी में लागू हुआ था। क्या है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, नई आर्थिक नीति डैश ईस्वी में लागू हुआ था। ए दोस्तों हमारा 1920, बी है दोस्तों हमारा 1921, सी है दोस्तों हमारा 1922 और डी है हमारा 1923। तो आप लोग इसका आंसर दें कि नई आर्थिक नीति जो है किस ईस्वी में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का होगा वो होगा बी नंबर 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति जो है 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विलयन डैश ईस्वी में हुआ था। तो सोवियत जो संघ था उसका विलयन डैश ईस्वी में हुआ था। ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये 15 और 16 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कल के क्लास में किए थे। तो आप लोग का ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए।
ए है हमारा 1990, बी है दोस्तों हमारा 1991, सी है दोस्तों हमारा 1992 और डी है हमारा 1993। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएं कि सोवियत संघ का जो विलयन है वो किस ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1991, बी नंबर। सोवियत संघ का विलयन सन 1991 ईस्वी में हो गया था। चलिए हम आगे देखते हैं और हमारा अब है 17 नंबर क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था। ए है दोस्तों हमारा 8 मार्च, बी है दोस्तों हमारा 8 अप्रैल, सी है दोस्तों हमारा 8 मई और डी है हमारा 10 मार्च। तो डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। तो आप लोग सभी इसका आंसर जल्दी जल्दी दें कितना कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर 8 मार्च। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थी वो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही आंसर जो घोषणा जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का वो 8 मार्च को किया गया था। और हमारा अब लास्ट इन क्वेश्चन है वो है हमारा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का अब लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप लोग इसका आंसर दें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए में है दोस्तों 1898, बी है दोस्तों 1890, सी है दोस्तों हमारा 1891 और डी है हमारा 1892। तो आप लोग इसका आंसर दें कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1898 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो स्थापना है वो 1898 ईस्वी में हुई थी। तो हम लोग जो है इस चैप्टर के टोटल 18 ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को देखें। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं और 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स का 18 का 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा क्योंकि ये सब आपके क्लास से ही पूछा गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर देंगे। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसको देखेंगे? इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे थे, अब हम लोग सेकेंड चैप्टर का समाजवाद एवं साम्यवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका सब्जेक्टिव वीवीआई है। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सब क्वेश्चन वीवीआई है, तो उसमें पहला वीवीआई क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। पहला वीवीआई क्वेश्चन क्या है? खूनी रविवार क्या है। ये सब मैंने आपको क्लास के भी दौरान समझा दिया है, लेकिन मैंने यहाँ भी आप लोगों को आंसर दे दिया है ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो समझ ले और क्या आंसर लिखना है, आंसर लिखने की तरीका को भी जान जाए। इसलिए मैंने यहाँ भी आप लोगों को आंसर दिया है। तो आपसे सब्जेक्टिव में पहला जो इम्पोर्टेंस है बोर्ड एग्जाम 2021 में वो पूछ सकता है खूनी रविवार क्या है। तो हम लोग इसका आंसर देंगे 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह जो है रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस 69 लोगों पर गोली बरसाई जिसमें हजारों लोग जो हैं मारे गए। इसलिए 22 जनवरी और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1905 जो है वह दिन रविवार था। इसको खूनी रविवार और इसी का दूसरा नाम है लाल रविवार। तो आपसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है खूनी रविवार क्या है। तो आप लोग को स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग वो आंसर लिख देंगे तो आपको 5 में 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। तो ये हमारा पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन था खूनी रविवार। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है हिस्ट्री का तो आप लोग ये सब क्वेश्चन उसमें देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन का आंसर उसमें आपको देने के लिए कहा गया होगा, तो आप लोग उसको देख लेंगे। तो अक्टूबर क्रांति, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति क्या है। ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा है। तो अक्टूबर क्रांति सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है सब्जेक्टिव में अक्टूबर क्रांति। तो 7 नवंबर 1907 ईस्वी को और पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने पेंटोग्राफ के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद दोस्तों केरेंसिक रूस छोड़कर
भाग गया। इस घटना को दोस्तों क्या बोलेंगे? अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये अक्टूबर क्रांति का परिभाषा हुआ। अगर आपसे पूछा कि अक्टूबर क्रांति क्या है तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जल्दी से हमें लाइव चैट में बताएं, और अगर किसी भी तरह की कोई भी सहायता चाहिए तो आप लोग हमें बेफिक्र मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को दिख रहा है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना है और आपको PDF चाहिए तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 9572222239 पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग थर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन जो पूछ सकता है आपसे वो उसके और बढ़ते हैं। तो थर्ड हमारा है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? थर्ड हमारा क्या है? तो सर्वहारा वर्ग। तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें मजदूर एवं आम आदमी गरीब लोग शामिल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपसे 5 नंबर में पूछेगा। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन यहाँ के बाद आपसे 5 नंबर में पूछेगा। तो आपसे पहला पूछेगा रूसी क्रांति के कारण को लिखिए। तो हम लोग रूसी क्रांति के कारण में इतने चीज़ को लिख सकते हैं, और कल मैंने इसका रिविज़न भी आप लोगों को कराया था। तो आप लोग रूसी क्रांति के कारण में क्या लिखेंगे? तो पहला लिखेंगे जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। तो आप लोग आंसर लिखने का तरीका देख ले कि मैंने आंसर किस प्रकार दिया और आप लोग किस प्रकार नंबर ला सकते हैं। तो रूसी क्रांति के कारण पूछा तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं, और इस सब के बारे में एक एक लाइन भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा स्थिति आपको 5 में 5 सॉलिड मिलने की चांस बढ़ जाएगी। तो आप लोग इसके लिए इसके सब के बारे में एक एक लाइन भी लिख देंगे तो नंबर आप लोगों को अच्छा मिल जाएगा। तो जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन पहला कारण था। दूसरा कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा मजदूरों की दयनीय स्थिति। चौथा हमारा हो गया औद्योगिकरण की समस्या। पांचवा रूसीकरण की नीति। छठा विदेशी घटनाओं का प्रभाव जिसमें क्रीमिया का युद्ध मुख्य था। उसके बाद दोस्तों खूनी रिवाज जैसी घटना हो गई। उसके बाद दोस्तों रूस के मार्क्सवाद का प्रभाव एवं बुद्धिजीवियों का योगदान। तो ये सब हमारा था रूसी क्रांति के कारण। क्या था ये सब हमारे रूसी क्रांति के कारण। तो हम लोग अभी 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और 17 हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो सब्जेक्टिव आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 5th हमारा क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति क्या है। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बार बार एक बोर्ड एग्जाम में पूछता है सब्जेक्टिव में। तो आप लोग नई आर्थिक नीति का परिभाषा लिख सकते हैं। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है आप लोग आंसर इसका इस प्रकार देखेंगे। आप लोग कल के क्लास में ये सबको पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आज इसका आंसर देने के लिए सिखा रहा हूँ। तो नई आर्थिक नीति जब पूछा तो आप लोग लिखेंगे कि नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में हुई थी। और इसमें पहला पॉइंट करके आप लोग पॉइंट वाइज करके लिख देंगे उसको। तो पहला था किसानों को अनाज ले जाने का स्थान पर एक निश्चित कर लगाया जाए और बचा हुआ अनाज किसान का था। दूसरा जमीन राजकीय है फिर भी व्यवहार जमीन किसान कर सकता है। तीसरा 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार। ये सब हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और निर्णय और क्रियान्वयन की विभिन्न इकाइयों पर काफ़ी छूट दे दी गई। उसके बाद तो विदेशी पूंजियों के सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई। नए स्तर पर बैंक खोले गए। तो ये सब जो है हमारा नई आर्थिक नीति के कारण थे। और हम सब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट हमारा सब्जेक्टिव जो पूछेगा वो है रूसी क्रांति के प्रभाव को लिखे। ये सब हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। तो आप लोग रूसी क्रांति के प्रभाव को भी एक बार देख लें और आप लोग एक बार समझ लें। तो रूसी क्रांति का पहला प्रभाव था इसमें श्रमिक तथा सर्वहारा वर्ग सत्ता के रूप में स्थापित हुआ। अगर आपसे पूछा तो आप लोग इस प्रकार इसका आंसर देंगे, इससे एक प्रकार भी अंतर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को आंसर दे के दिखाया है। तो पहला आप लिख देंगे। उसका दूसरा हो जाएगा रूसी क्रांति ने विश्व विचारधारा का स्तर पर 2 खेमों में विभाजित किया। तो आप लोग इस प्रकार जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग इस टाइप में आंसर लिखेंगे। उसके बाद द्वितीय युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच स्थित युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। उसके आर्थिक नियोजन के रूप में एक नवीन मॉडल लाया गया। उसका 5वां हमारा हो गया इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका के मुक्ति की ओर प्रोत्साहन किया।
तो ये हमारे कुछ टोटल 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और हम लोग 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे। तो आप लोगों को यहाँ तक में अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं सभी स्टूडेंट से इस बार आग्रह करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी 10th के ग्रुप हैं आपके पास, ये जहां भी है, आप लोग इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और उससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हम उस वीडियो अपलोड करें तो उसको मैसेज मिल जाए। और आप लोग इसका PDF के लिए हमें यहाँ मैसेज करेंगे, ये हमारा नंबर रहा, आप लोग इस पर मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।